हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम टीजीटी और पीजीटी से संबंधित शॉर्ट ट्रिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक के द्वारा जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके टाइम की बचत होगी और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आज जो हम ट्रिक लेकर आए हैं वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से संबंधित है। तो कैसे ये ट्रिक लागू होती है, अर्थात पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में कौन कौन से पॉइंट हमें याद रखने चाहिए, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यदि कोई पॉइंट P है जिसकी O से जो डिस्टेंस है वो R है और ये एक्स अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाती है, तो हम ये कहेंगे कि P के पोलर कोऑर्डिनेट R थीटा हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस तथा एक्स अक्ष से उसका जो एंगल बनता है, अगर इसे कोऑर्डिनेट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो इसको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस पॉइंट P की एक्स अक्ष पे जो डिस्टेंस है वो मान लो x है और y अक्ष पे जो डिस्टेंस है इसे यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, ये y मान लो। तो हम P के जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं वो लिखे जाते हैं x, y। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसके अंदर ये देखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r। या यूँ कहें कि y का जो मान आ गया है वो है r साइन थीटा। इसी प्रकार से अगर हम कोस की बात करें तो कोस थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r। तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी यहाँ से r कोस थीटा। और यदि इन दोनों को वर्क करके जोड़ दें, हम स्क्वायर करके जोड़ दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो पोलर कोऑर्डिनेट से संबंधित ये चार पॉइंट आपको याद रखने हैं कि पॉइंट P का पोलर कोऑर्डिनेट कहलाएगा आर थीटा, यानी कि पहला जो इसका पॉइंट है वो तो डिस्टेंस है और दूसरा जो पॉइंट है इसका ये है एंगल। तो एक तो ये वाला पॉइंट याद रखना। दूसरी बात ये है कि x और r में क्या रिलेशन है, तो x इज इक्वल टू है r कोस थीटा। फिर r में और y में क्या रिलेशन है, तो y इज इक्वल टू होता है r साइन थीटा। फिर x, y और r में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है जो कि टीजीटी 2013 में आया था। द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल आर 0, 0, 3, π/2 और 3, π/6। तो हमें ये बताना है कि ये ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा या इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, कैसा ट्रायंगल होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम ये जो कोऑर्डिनेट हैं इनको शो करते हैं। तो एक लाइन ले ली मैंने, इसे एक्स अक्ष भी कह सकते हैं और इनिशियल लाइन भी कह सकते हैं। ये दूसरी लाइन ले ली, इसे वाई अक्ष कह सकते हैं हम। ये हो गया ओरिजिन, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है 0, 0। अब जो पहला पॉइंट है वो है 3, π/2। π/2 का मतलब है 90 डिग्री। तो एक्स अक्ष से जो एंगल नपेगा ये एंगल θ1, इसे हम नाम दे सकते हैं। ये हो गया π/2 या 90 डिग्री कह लो इसको हम। और इस पर कहीं भी पॉइंट लेंगे एक A जिसकी O से डिस्टेंस जो है वो 3 यूनिट है। तो इस प्रकार से जो A के जो कोऑर्डिनेट हो गए 3, π/2 कह लो या θ1 कह लो। दूसरी जो लाइन है उसके लिखते हैं अब, ये दूसरी लाइन है। इसके लिए जो एंगल दे रखा है ये दिया है θ2 π/6। π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, ये 90 डिग्री था।
अब डिस्टेंस यहाँ से भी 3 ये है तो 3 ये होगी, यहाँ पर बी पॉइंट मान लो इसको हम। तो ये डिस्टेंस 3 है ओ से लेके बी तक की, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसके 3, θ2। अब ये एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पर। तो जो ट्रायंगल बन रहा है तो सबसे पहले ये चेक करो इसमें कि ये जो एंगल है ये कितना बना, AOB, ये एंगल कितना हो गया। अब जैसा कि हम जानते हैं पूरा एंगल 90 डिग्री का है, इधर एंगल जो है वो 30 डिग्री है, तो ऊपर आ गया 60 डिग्री। अब क्या लॉजिक लगाते हैं हम, O से लेकर A तक की जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है, और O से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है वो भी 3 यूनिट है। यानी कि ये जो ट्रायंगल OAB है इसके अंदर दो साइड इक्वल होगी, यानी कि दो भुजाएं इस ट्रायंगल के अंदर समान हैं। तो अगर किसी ट्रायंगल के अंदर समान भुजाओं के जो सामने का जो एंगल होता है वो समान होता है, तो कहने का अर्थ ये हो गया जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, और जो ट्रायंगल है उसके सभी कोण जो है एंगल जो है वो 180 डिग्री के होते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये अगर ये 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए और ये भी 60 होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज जिसे बोलते हैं। तो कैसा ट्रायंगल हो गया ये, इक्विलैटरल। तो ये हो गया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछा था कि ट्रायंगल कैसा है, तो ये हो जाएगा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि TGT 1999 और PGT 2000 में आया था। द इक्वेशन R इज इक्वल टू A sec थीटा रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, सर्किल को रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला को, या रेक्टेंगल हाइपरबोला, ये ऑप्शन दे रखे थे। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम ये जानते हैं कि R का जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था वहाँ पर, यहाँ पर लिखा R इज इक्वल टू A sec थीटा, या यूँ कहें कि R इज इक्वल टू A अपॉन कोस थीटा, या यूँ कहें कि A इज इक्वल टू R कोस थीटा। और आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि X इज इक्वल टू R कोस थीटा, ये भी R कोस थीटा है, ये भी R कोस थीटा है, दोनों को कंपेयर करो तो हमें मिलेगा X इज इक्वल टू A। और ये जो x इज इक्वल टू ए है ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, जैसा मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x इक्वल टू ए, ये a पॉइंट हो गया। तो ये जो लाइन होती है ये कहलाती है x इक्वल टू a, अर्थात y एक्स के पैरेलल लाइन है एक। तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो दी हुई जो इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, यही इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि PGT 2005 में आया था। लिखा हुआ है इसमें 2/r इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1/4 कोस थीटा। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्चुअल में कोनिक की जो इक्वेशन होती है ये होती है पोलर फॉर्म में L/r -1 प्लस E कोस थीटा, ये होती है। ये E जो है ये एसेंट्रिसिटी है, उत्केंद्रता जिसे बोलते हैं। तो पहले इसको इस फॉर्म में लेकर आते हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो क्या मिल जाएगा हमें 4/r इज इक्वल टू -1 प्लस 1/2 कोस थीटा, ये बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन की कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, E की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1/2, और 1/2 जो 1 से कम होती है। तो अगर E का मान 1 से कम है तो ये कहलाएगा एलिप्स, और अगर E का मान लो बड़ा होता 1 से तो हाइपरबोला, हाई अधिक ऐसे समझ के चलो, तो ये कहलाता है फिर हाइपरबोला। तो यदि E का मान जो है वो 1 से कम है तो एलिप्स है, और अगर E का मान 1 से बड़ा है तो कहलाएगा फिर हाइपरबोलिक। तो यहाँ पर जो आंसर क्या है इसका सही, एलिप्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि TGT 2009 में आया था। इफ E ग्रेटर देन 1, ये इक्वेशन दे रखी है कोनिक की। तो उसने कहा है कि
बताइए ये कोनिक किसको रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, या सर्किल को रिप्रेजेंट करता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि ई ग्रेटर देन है 1 के, तो अगर ई ग्रेटर देन 1 है तो ये एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो गया? हाइपरबोला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2003 में आया था। इफ ई लेस देन, और इक्वेशन क्या दी है? L/R इज इक्वल टू 1। तो यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान देना केवल ई पे। तो ई क्या है? यहाँ पर लेस देन 1 है। तो अगर ई लेस देन 1 है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा ये कोनिक? एलिप्स को। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? एलिप्स। तो ये एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2004 में आया था। द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो सर्किल की इक्वेशन क्या दी है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 6r कोस थीटा प्लस 4r साइन थीटा, ये इक्वेशन दी है। तो इस सर्किल की हमें फाइंड करनी है सेंटर। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, ये जो पोलर कोऑर्डिनेट में इक्वेशन दी है इसे कार्टेशियन फॉर्म में लेके आते हैं और क्या पुट कर देंगे इसके अंदर? हम पुट कर देंगे x के स्थान पर r कोस थीटा और y के स्थान पर r साइन थीटा और r स्क्वायर के स्थान पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो r स्क्वायर के स्थान पे क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 6। अब क्या है? r कोस थीटा, तो r कोस थीटा के स्थान पर आ जाएगा x प्लस 4, फिर है r साइन थीटा, तो r साइन थीटा के स्थान पर आ जाएगा y। अब इसको ज़रा और इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और जो सर्किल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कंपेयर अगर हम करके देखें तो g का मान क्या मिल जाएगा? 3, f का मान मिल जाएगा -2 और c की वैल्यू आ जाएगी -2। हमें निकालना सेंटर। तो सर्किल का जो सेंटर होगा -g -f। तो अगर सर्किल की इक्वेशन ये है तो उसका सेंटर ये होता है। तो -g यानी कि -3 और यहाँ पर 2, तो सेंटर जो आ गया -3 और 2 आ गया इसका सेंटर। अब एक तरीका और भी है कि जो भी हमने इक्वेशन निकाली है ऊपर ये वाली, यहाँ पर इसको ट्रिक समझिए जरा बात की। ये जो इक्वेशन निकाली है इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए, x के रेस्पेक्ट में। तो जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा? 2x। पार्शियल कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा 6, ये 0, ये भी 0 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? -3। तो ये भी -3 है। अब की बार कर दीजिए y के रेस्पेक्ट में से। तो जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा? 2y, ये 0, ये भी 0, ये वाला आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, ये y की वैल्यू 2 है। तो सेंटर निकालने का ये भी एक तरीका है। और इसके लिए जरूरी नहीं कि आप जो सेंटर निकाल रहे हो किसका? सर्किल का। आप किसी भी कोनिक का अगर सेंटर निकालना चाहते हैं तो उसकी ये ट्रिक है कि आप उस इक्वेशन को, जो भी कोनिक की इक्वेशन दी हुई है, उसे पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर दीजिए, फिर x की वैल्यू निकल जाएगी उससे। फिर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए, उससे वैल्यू y की निकल जाएगी। और ये x और y की वैल्यू ही उस कोनिक के सेंटर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि टीजीटी 2003 में आया था। इसमें पूछा है कि एक पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी है ये, तो पूछा है कि किसको रिप्रेजेंट करती है। तो आइए देखते हैं इसको भी हम। तो हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो एक्स का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो कॉमन क्या निकल गया यहाँ से? कॉमन यहाँ से निकल जाएगा a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर का भी स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा? 4 थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो क्या बच गया?
ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पर, फिर यहाँ पर है 4 थीटा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस थीटा के स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 2 थीटा स्क्वायर। तो क्या बचा, ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 4 थीटा स्क्वायर प्लस 1, 4 के स्थान पर यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 और प्लस हो जाएगा थीटा की पावर 4, और ये बन गया आपका ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका 1 प्लस थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे कैंसिल हो गया। तो आपने ये देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये एक सर्किल की इक्वेशन होती है, तो एक सर्किल को रिप्रेजेंट करती है। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है, पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो ये जो दी हुई पैरामेट्रिक इक्वेशन है ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करती है जिसका सेंटर 0 0 है। ये जो सर्किल है इसका सेंटर क्या है, 0 0 है, और रेडियस है इसकी ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहा है फाइंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, यानी कि एक पोलर फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, इसे कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। तो दी हुई इक्वेशन को किस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कोस का फॉर्मूला लगा दूँ, कोस 2a का सूत्र होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या काम करते हैं इसके बाद में हम, अब देखते हैं कि x का जो पैरामेट्रिक फॉर्म में, उसमें पोलर फॉर्म में क्या लिखा जाता है, x को लिखा जाता है r साइन थीटा, और y को क्या लिखा जाता है, x को लिखा जाता है r कोस थीटा, और y को लिखा जाता है r साइन थीटा। या यूँ कहें कि यहाँ से कोस थीटा का मान कितना आ जाएगा, x अपॉन r, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y अपॉन r। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से, कोस थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से x अपॉन r, और साइन थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से y अपॉन r। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो तो आर स्क्वायर के स्थान पर तो आ जाएगा क्या, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होती है आर स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दो ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और कोस के स्थान पर क्या रख देंगे हम, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस इसके स्थान पर रख देंगे वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इधर क्या था ये था इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एलसीएम लेके इधर ले आएंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो ए स्क्वायर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है हम आर की वैल्यू फिर रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो दी हुई जो पोलर फॉर्म में इक्वेशन थी उस इक्वेशन का ये कार्टेशियन फॉर्म आ गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक पोलर फॉर्म में इक्वेशन दी है, इसे कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज करना है। यह एग्जाम में ये पूछा गया था एक बार कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है। तो आइए चेक करते हैं इसे भी। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, आर स्क्वायर कोस 2 थीटा, इसे मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसे आर कोस थीटा का स्क्वायर माइनस आर साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। या आप जानते हैं आर कोस थीटा का मतलब होता है एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो दी हुई इक्वेशन थी, इस इक्वेशन का ये कार्टेशियन फॉर्म है और ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो दी हुई जो पोलर इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, तो आप क्या लिखेंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है कि इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी या ये किसको रिप्रेजेंट करती है। तो आइए शुरू करते हैं इसे भी। इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। और जैसा कि हम जानते हैं कि x की वैल्यू होती है r cos थीटा और y की वैल्यू क्या होती है r sin थीटा। तो यहाँ पर जो है हम cos थीटा की वैल्यू रख दें तो क्या मिलेगा हमें? पहले r इज इक्वल टू 2a, तो cos की वैल्यू है x अपॉन r इधर ले जाओ, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। और आप जानते हैं अच्छी तरह से कि r स्क्वायर की वैल्यू होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। और ये इक्वेशन जो है एक सर्किल को रिप्रेजेंट करती है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 0y प्लस 0, सी के स्थान पे भी 0 आ गया। तो ये इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। और ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करती है। तो दी हुई जो पोलर फॉर्म की इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? सर्कल को। चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। इस ट्रिक का मैंने नाम दे दिया 28b, उसे 28a नाम दे दिया, इसको मान लो 28b है। ये जो ट्रिक है ये कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस से संबंधित है। तो पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। 3 लाइन अगर आपके सामने है जिनकी इक्वेशन दी हुई है, जैसे मान लो 1 लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन है। तो एक जो लाइन है इसे हमने नाम दे दिया, पहली लाइन L1, इसे हमने नाम दे दिया L2, इसे हमने नाम दे दिया L3। मान लो कि ये जो लाइन है इनकी इक्वेशन दी हुई है। जो पहली लाइन है मान लो इसकी इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। जो दूसरी लाइन है ये वाली लाइन, इसकी इक्वेशन दी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और जो तीसरी लाइन है इसकी इक्वेशन दी है मान लो a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो ये तीनों लाइन जो है कंकरेंसी होंगी, अर्थात एक ही पॉइंट से होकर जाएंगी। ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से होकर जाएंगी। तो इसकी शर्त क्या है? तो शर्त इसकी ये है कि यहाँ पर लिखेंगे हम a1 b1 c1, फिर लिखेंगे a2 b2 c2, फिर लिखेंगे a3 b3 c3 और इज इक्वल टू 0। यानी कि जो दी हुई तीनों इक्वेशन है इनके जो कोफिशिएंट है, इनके कोफिशिएंट की एक डिटरमिनेंट बनाते हैं और इसको हम 0 के बराबर लिख देंगे। तो या यूँ कहें कि अगर इस डिटरमिनेंट का मान 0 आ गया है तो हम ये कहेंगे कि दी हुई तीनों लाइन जो है वो एक ही बिंदुगामी है, अर्थात कंकरेंसी है, एक ही पॉइंट से होकर जाती हैं। तो आइए देखते हैं इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है जो कि TGT 2003 में आया था। 3 इक्वेशन लिखी हुई हैं। कहा है कि ये जो 3 लाइन है ये कंकरेंट है, अर्थात एक ही पॉइंट से होकर जाती हैं। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इसके करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका देखिए पहले कि पहले इसकी हम निकालेंगे डिटरमिनेंट
तो ए बी सी, फिर यहाँ बी सी ए, फिर यहाँ सी ए बी, और क्या रख देंगे इसको 0 के बराबर, क्योंकि दी हुई लाइन जो है वो कंकरेंट है, इसलिए हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सारी जो रो हैं, ध्यान से देखो जरा, इनमें जोड़ दो हम, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर क्या रहेगा बी सी ए बी इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या काम करा कि जो पहली कॉलम है C1, इसको चेंज कर दिया है। कैसे चेंज करा? C1 में हमने जोड़ दिया है C2 और C3। अब ये कॉमन निकाल दिया हमने यहाँ से, तो क्या मिला हमें A प्लस बी प्लस सी, क्या रह गया है 1 1 1, यहाँ बी सी ए, यहाँ सी ए बी इज इक्वल टू 0। अब क्या काम करेंगे हम, ये दोनों 1 गायब करेंगे यहाँ से, ये तो इधर 0 में जाकर गायब हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 1 बी सी 0। यानी कि हमने क्या काम करा, हमने ये करा है R2 को चेंज कर दिया हमने, R2 में से R1 माइनस कर दिया। तो जब R2 में से R1 माइनस करेंगे तो C माइनस बी, और यहाँ A माइनस सी। नीचे हम अब की बार चेंज करेंगे R3 को, तो R3 में से भी R1 को माइनस कर दो, तो 0 A माइनस बी और B माइनस सी। अब इसे सरल कर लो, और तो क्या रह गया हमारे पास में C माइनस बी, A माइनस बी, A माइनस सी, B माइनस सी। अब इसे हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद में हमारे पास में जो आएगा निकल के वो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो इनके आपस में, तो सरल करते हैं इसको जरा। तो आएगा ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। या यूँ कहें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही इसका आंसर है। अब इसके सोल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है, उस शॉर्ट ट्रिक पर भी चर्चा करते हैं पहले। तो शॉर्ट ट्रिक को देखिए जरा। सबसे पहले ये हमने डिटर्मिनेंट लिख दी, और जो पहली रो थी इसको दोबारा लिख दिया, दूसरी रो को भी दोबारा लिख दिया हमने। अब हम क्या देखते हैं, ध्यान से देखो जरा, इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो और इस पे ध्यान दो। तो आपको मिलेगा यहाँ से c की पावर 3, यहाँ से मिलेगा a की पावर 3, यहाँ से मिलेगा b की पावर 3, अर्थात इनकी मल्टीप्लाई कर दिया हमने आपस में ऐसे। और इधर देखिए जरा, इस पे ध्यान दीजिए, फिर इस पे ध्यान दीजिए, इससे ऊपर वाले भी इस पे, और एक इस पे। तो क्या है ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी। तो क्या मिलेगा यहाँ से हमें ए बी सी, यहाँ से क्या मिलेगा ए बी सी, यहाँ से क्या मिलेगा ए बी सी मिल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड कर दो, इधर के एक तरफ ऐड कर दिए, इधर के यहाँ ऐड कर दिए 3 ए बी सी। तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 इज इक्वल टू क्या होगा। तो क्या होगा यहाँ पर 3 ए बी सी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। एक्चुअल में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला ये होता है ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट के अंदर है फिर यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यदि आप सोच के देखो जरा, अगर मैं इसको इधर लिखना चाहूँ तो हो जाएगा ए की पावर 3 बी की पावर 3 सी की पावर 3 माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू 0। तो कहने का अर्थ ये हो गया, ये हो गया 0 के बराबर। और अगर ये 0 के बराबर है तो क्या निकल कर आ जाएगा, ये 0 में चल जाएगा। तो हमारे पास में केवल निकल कर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस
ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0, या यूँ कहें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो दोनों तरह से आप आंसर मैच कर सकते हैं। तो एग्जाम में ये भी सिद्ध करने को आ सकता है और ये भी सिद्ध करने को आ सकता है। तो जो भी एग्जाम में आए आप इस प्रकार से इसे सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 3 इक्वेशन दी हुई हैं और एक इक्वेशन में के दिया है। तो कहा है कि ये तीनों लाइन जो है कंकरेंट है, तो के की वैल्यू फाइंड करो। तो सबसे पहले आप इसकी डिटर्मिनेंट बना लोगे। तो 2 3 -6 के 4 -2 और यहाँ पर 1 -2 और 5 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे सोल्व करेंगे तो के की वैल्यू जो आ जाएगी वो 50/3 आ जाएगी। आप स्वयं करना इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि टीजीटी 2003 में आया था। 3 लाइन दी हैं जिनकी इक्वेशन दी हुई है और के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, 1 1 -1, फिर यहाँ 1 -1 -5, यहाँ पर 2 3 -k और इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में के की वैल्यू 0 आ जाएगी। आप स्वयं करके देख सकते हैं इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि टीजीटी 2003 में आया था। तो बनाते हैं डिटर्मिनेंट इसकी, L M N, फिर क्या है M N L और फिर है N L और M इज इक्वल टू 0। अब क्या काम करेंगे इसमें, 0 मत लिखो यहाँ पर, ऐसे लिख लो पहले। अब क्या काम करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप सोच लो पहले क्या आया होगा उसका मान। तो आप समझ गए होंगे वैसे कि 3L M N आना है। तो कैसे करेंगे इसको, एक बार ये लिख देंगे L M N, एक बार लिख देंगे M N और L। अब क्या काम करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा N क्यूब, ये हो जाएगा L क्यूब, ये हो जाएगा M क्यूब। इधर फिर इनकी मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई और फिर इनकी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L M N, यहाँ पर भी L M N, यहाँ पर भी L M और N। फिर क्या हो जाएगा, N की पावर 3 प्लस L की पावर 3 प्लस M की पावर 3 इज इक्वल टू 3L M N। और यही इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो ट्रिक है आपको बेहद पसंद आई होगी और आप इस ट्रिक के बारे में कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि समय समय पर आपको नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।